1000 से भी ज्यादा माइनर्स या फिर हम कह सकते हैं चाइल्ड विक्टिम्स। कुछ विक्टिम्स तो 9 साल के थे तो कुछ 10 साल के। एवरीवन ऑन जेफरीज आइलैंड। जेफरी एप्स्टीन ने अपने परवर्टेड डिजायर्स के लिए ना ही सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को करा था, लेकिन साथ ही साथ उन सबकी जिंदगियां बर्बाद करी थी। इन बच्चियों को लिटरली अलग अलग कंट्री से किडनैप करके प्राइवेट जेट्स के थ्रू लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पे लाया जाता था। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क जैसे सिटीज में से काफी सारी माइनर्स को मसाज जॉब्स के नाम पर इस आइलैंड पे लाया जाता था और उन्हें मसाज जॉब्स के नाम पर ही बहुत ज्यादा फोर्स करा जाता था इन फॉर ऑल द क्लाइंट्स जो जेफरी एप्स्टीन से कनेक्टेड थे। मोस्टली सारी जो विक्टिम्स देते थे क्लाइंट्स को वो ग्रेजुअली काफी सैडिस्टिक हो जाती थी, जिसके वजह से सारे विक्टिम्स को लाइफ टाइम ट्रॉमा तक झेलना पड़ता था। प्राइवेट रूम्स, आइसोलेटेड बीचेस, कांस्टेंट सर्वेलेंस, ये सब कुछ आइलैंड के अराउंड डिजाइन था। पूरे आइलैंड पे हर जगह कैमरास थे और इसी कंट्रोल की वजह से जितने भी विक्टिम्स उस आइलैंड पे थे उनके अंदर एक सेंस ऑफ फियर था जो उनको कहीं ना कहीं विश्वास दिलाता था कि एस्केप इज इम्पॉसिबल, कि ये विक्टिम्स आइलैंड से कभी भाग ही नहीं सकते। आखिर इन इनोसेंट विक्टिम्स की गलती थी क्या? ये तो सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, ये तो सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे, ये बस अपने छोटे छोटे सपने पूरा करना चाहते थे। तो फिर कैसे जेफरी एप्स्टीन ने इन सारी लड़कियों को अपने सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग के अंदर फंसाया? कैसे जेफरी एप्स्टीन ने इन सबको ग्रूम करा और सालों तक इनको करा? इस एपिसोड में हम यही चीज ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे जेफरी अपनी विक्टिम्स को चूज करता था, व्हाट वर द ट्रेट्स जो जेफरी देखता था अपने एक विक्टिम में, वो कैसे उनको मैनिपुलेट करके उन्हें ग्रूम करता था, और कैसे आगे चल के एप्स्टीन ने अपना खुद का एक ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन रिंग बना लिया था जिसके अंदर वो अपने सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जेफरी एप्स्टीन की सबसे पहली नोन विक्टिम कौन थी? हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा ही था कि कैसे जेफरी को हमेशा से ही छोटी लड़कियों को सेक्सुअलाइज करने का शौक था। जेफरी एप्स्टीन का अपनी छोटी स्टूडेंट्स को सेक्सुअलाइज करना जेफरी की पहली जॉब से ही चलता आ रहा था। जेफरी की पहली जॉब डाल्टन स्कूल में थी एज अ प्रोफेसर। वहां पे भी वो छोटी लड़कियों को, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज करता था, उनको अब्यूज करता था और उनसे काफी फ्लर्ट करता था। एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि जेफरी को डाल्टन स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया गया था, जो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि जेफरी का अंडर एज गर्ल्स को लेके जो ऑब्सेशन था वो बहुत पहले से था। और जब आगे चल के जेफरी के पास पैसा आया, वो अमीर हो गया, तो उसने अपने इसी ऑब्सेशन को अपना एक बहुत ही एक्सट्रीम लाइफस्टाइल का रूप दे दिया था। जेफरी का जो टैलेंट था, वहां पे जितने भी क्लाइंट्स आते थे वो यूजुअली माइनर्स की ही डिमांड रखते थे। मोस्टली क्लाइंट्स को माइनर्स को ही एक्सप्लॉइट करना होता था। सिंपल लैंग्वेज में जेफरी एप्स्टीन खुद ही एक बहुत बड़ा सिक था जिसको अपने विक्टिम्स को टॉर्चर और अब्यूज करने में बहुत मजा आता था। लेकिन यह सिर्फ एक सेक्सुअल प्रेफरेंस नहीं है। कोई भी आदमी जो उसके अंदर एक डिमांड होती है टू फील पावर, टू फील कंट्रोल, यूजुअली ओवर प्री प्यूबेसेंट गर्ल्स, और इसी रीजन से उनको माइनर्स की तरफ अट्रैक्शन फील होता है। और पूरे इस केस में सबसे ज्यादा डेंजरस अट्रैक्शन नहीं होता बल्कि पावर डायनामिक्स होता है। को अपने विक्टिम्स के अराउंड रह के बहुत ही ज्यादा सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है। उन्हें लगता है कि वो विक्टिम को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यूजुअली उन्हें एक एडल्ट वुमन के साथ फील नहीं होता है। इसलिए अपने विक्टिम्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब भी वो अपने विक्टिम्स को अब्यूज करते हैं तो विक्टिम्स के चीखने चिल्लाने से और ज्यादा अराउज होते हैं, उनको और ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि कहीं ना कहीं पीडोफाइल्स की डार्क साइकोलॉजी को दिखाता है। इसलिए जेफरी एप्स्टीन और उसके जितने भी क्लाइंट्स थे, उन सब के लिए माइनर्स को अब्यूज करना सिर्फ एक प्लेजर का सोर्स नहीं था, उनके लिए ये सब कुछ एक साइकोलॉजिकल हाई था, एक तरीके से डोमिनेशन का हाई। एक लिए में सबसे रिवॉर्डिंग चीज ही इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है, और इसी डोमिनेशन के लिए, इसी हाई के लिए जेफरी ने सर्टन ट्रेट्स बनाए हुए थे, सर्टन क्राइटेरियाज थे कि कोई भी विक्टिम जो चूज करा जा रहा है जेफरी के लिए, उसके अंदर ये सर्टन ट्रेट्स होने चाहिए, which was vulnerability, financial struggle, broken families, young age
एंड गर्ल्स विद सम एम्बिशन। जेफरी यूजुअली काफी ज्यादा इमोशनली और फाइनेंशियली वीक लड़कियों को ही टारगेट बनाता था। वो इनको चूज करता था और उन्हें एक एक करके अपना विक्टिम बनाता था, उनको किडनैप करवाता था या जैसे तैसे वो उसको अपनी एक्सप्लॉयटेशन रिंग के अंदर एंटर करवा देता था, जिससे कि वो जो लड़की है जो फाइनेंशियली वीक है, जो इमोशनली वीक है, उसको जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे अब्यूज करा जा सके। क्योंकि ये जो लड़कियां थी जो फाइनेंशियली और इमोशनली वीक थी, इनको मैनिपुलेट करना काफी आसान होता था जेफरी के लिए। ओके, अब हम ये समझते हैं कि जेफरी अपने विक्टिम्स को कहां से पिक करता था और उनको अपने आइलैंड पे कैसे ले जाता था। एप्स्टीन के अपने विक्टिम्स को चूज करने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है पाम बीच मैंशन से। एप्स्टीन का जो पाम बीच मैंशन था उसके आसपास काफी सारे कम्युनिटी स्कूल्स थे और उन स्कूल्स के आसपास वो फैमिलीज रहती थी जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, और उन सारी फैमिलीज की जितनी भी लड़कियां थी, जितने भी बच्चे थे, वो उन्हीं कम्युनिटी स्कूल्स में जाते थे। तो बेसिकली जेफरी स्कूल गर्ल्स को पिक करता था। लेकिन ये सारा स्कूल गर्ल्स को पिक करने का काम जेफरी खुद नहीं करता था, बल्कि वो दूर बैठ के बस कमांड देता था। और जेफरी के पास 4 लोग थे, उसके 4 को कॉन्स्पिरेटर्स थे जो उसके लिए इन लड़कियों को पिक करते थे और जेफरी के पास लेके आते थे। ये जो 4 लोग थे ये ग्राउंड पे जाके विक्टिम्स को पिक करते थे। इन को कॉन्स्पिरेटर्स में सबसे पहला नाम है गिस्लेन मैक्सवेल। ये नाम तुमने सुना ही होगा। गिस्लेन लड़कियों को रिक्रूट करने का A to Z देखती थी और गिस्लेन का काम यही था कि कैसे इन लड़कियों को पकड़ा जाए, कैसे इनको मैनिपुलेट करा जाए और कैसे इनको एप्स्टीन के पाम बीच मैंशन तक ले जाया जा सके। गिस्लेन पूरे ट्रैफिकिंग रिंग में चीफ रिक्रूटर थी। सेकंड थी सारा कैलन एंड थर्ड थी नादिया मार्सिनकोवा। और सारा और नादिया दोनों ही एप्स्टीन की असिस्टेंट थी। एंड चौथे नंबर पे आती है लेस्ली ग्रोफ एंड लेस्ली एप्स्टीन की प्राइमरी सेक्रेटरी थी। लेस्ली जेफरी के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि जितनी भी एप्स्टीन फाइल्स अभी तक रिलीज हुई हैं उन फाइल्स में लेस्ली का नाम 1,50,000 बार आ चुका है, जो कि लेस्ली का नाम सेकंड नंबर पे ले आता है। मतलब पूरी एप्स्टीन फाइल्स में सबसे ज्यादा नाम जेफरी एप्स्टीन का है एंड सेकंड नंबर पे लेस्ली का है। लेस्ली ग्रोफ सिर्फ एप्स्टीन के ऑफिस का एक ब्यूटीफुल फेस थी। वो सारे कॉल संभालती थी, सारी मीटिंग्स अरेंज करती थी और सारे बिलियनर्स मिलियनर क्लाइंट से बात करती थी फॉर एप्स्टीन। और कहीं ना कहीं जितने भी पोटेंशियल क्लाइंट्स होते थे एप्स्टीन के, जितने भी पॉलिटिशियंस होते थे, जितने भी बिलियनर्स होते थे, उन सबको कहीं ना कहीं सीड्यूस करने का काम लेस्ली का ही था। ऑन सरफेस वो एप्स्टीन का सारा ऑफिस वर्क संभालती थी, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो जेफरी एप्स्टीन की प्राइम रिक्रूटर थी। लेस्ली ना ही सिर्फ एप्स्टीन के लॉजिस्टिक्स को मैनेज करती थी, लेकिन जितने भी विक्टिम्स होते थे उनके सारे आइलैंड विजिट्स को भी मैनेज करती थी। यहां तक कि काफी सारे विक्टिम्स ने यह भी बताया कि सारे होने के बाद, विक्टिम्स को अब्यूज होने के बाद जो विक्टिम्स को पैसे दिए जाते थे आफ्टर द मसाज जॉब्स, वो सारे पैसे लेस्ली ही विक्टिम्स को देती थी। ओके, अब मैं तुम्हें प्रोसेस बताता हूं जिसके थ्रू ये लड़कियों को पिक करते थे। बेसिकली जेफरी के जो 4 रिक्रूटर्स थे वो कम्युनिटी स्कूल्स के बाहर जाके खड़े हो जाते थे और बाहर खड़े होके वो सारी स्कूल गर्ल्स को देखते थे एंड देन दे यूज्ड टू चूज द पोटेंशियल विक्टिम्स जिनको वो आइलैंड पे ले जा सकते हैं बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। अगर उन्हें कोई स्कूल गर्ल दिखने में अच्छी लग रही है तो दे यूज्ड टू सेलेक्ट हर। उसके बाद सेलेक्टेड विक्टिम्स के पास गिस्लेन मैक्सवेल जाती थी और उनसे बात करती थी और बात करके वो उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करती थी और उनको ये बोलती थी कि वो उनकी एक कूल ओल्डर सिस्टर की तरह ही है। बेसिकली इस स्टेप की इंपॉर्टेंस ये थी कि यहाँ पे गिस्लेन मैक्सवेल ये डिसाइड करती थी कि कौन सा पोटेंशियल विक्टिम है, बेसिकली कौन सा विक्टिम है जिसको मैनिपुलेट करना आसान रहेगा। गिस्लेन अपने विक्टिम्स को दूर से ही स्पॉट कर लेती थी क्योंकि वो ये देखती थी कि उसके कौन से विक्टिम्स ट्रबल्ड और फाइनेंशियली वीक फैमिली से आते हैं, या फिर वो ऐसे विक्टिम्स को चूज करती थी जिनके साथ पहले ही कोई अब्यूज हो चुका है। ये अपने आप में इतनी मेस्ड अप बात है ना, आई जस्ट कांट बिलीव इट। दे यूज्ड टू चूज विक्टिम्स जिनके साथ पहले ही अब्यूज हो चुका हो और जो फाइनेंशियली वीक फैमिली से आते हो, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना आसान था। ये कितनी फक्ड बात है। और ऐसा नहीं कि ये क्राइटेरिया गिस्लेन ने ही क्रिएट करा था, ये सारे ट्रेड्स और ये सारे तरीके एप्स्टीन ने ही अपने 4 रिक्रूटर्स को सिखाए थे। ये सारा आइडिया, ये सारा माइंडसेट, ये सारा एप्स्टीन का था।
और एप्स्टीन ने अपने चारों रिक्रूटर्स को ये भी सिखाया था कि जो भी पोटेंशियल विक्टिम्स हैं उनको जाके ये प्रॉमिस करा जाए कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करी जाएगी और उनके आगे फर्दर स्टडीज को भी एप्स्टीन और उसकी टीम संभालेगी। अब विक्टिम्स को सिलेक्ट करने के बाद गिस्लिन जाके उन्हें पैसे ऑफर करती थी, मतलब छोटे अमाउंट्स में, जिससे कि जो विक्टिम्स हैं उनके अंदर ट्रस्ट आ जाए फॉर गिस्लिन, कि उनके दिमाग में गिस्लिन मैक्सवेल एक ऐसा फिगर बन जाए जो आके फाइनेंशियली हेल्प करता है, बेसिकली एक अच्छा फिगर बन जाए उनकी नज़रों में। इसके बाद जब गिस्लिन उन सारे विक्टिम्स का ट्रस्ट जीत लेती थी, उसके बाद गिस्लिन उन्हें बताती थी कि देयर इज अ मसाज जॉब फॉर यू, और इस मसाज जॉब के नाम पे इन सारे विक्टिम्स को एप्स्टीन के पाम बीच मैंशन पे ले जाया जाता था। इन विक्टिम्स को ये बोला जाता था कि एक मसाज जॉब के लिए तुम्हें $300 मिलेंगे। पहला मेथड तो मसाज जॉब्स हो गया। सेकंड मेथड ये होता था कि वो विक्टिम्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर करते थे। अगर कोई विक्टिम ऐसा होता था जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपना स्कूल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो ये इन्हें स्कॉलरशिप्स ऑफर करते थे। मतलब एक विक्टिम जो अपने प्रॉब्लम्स की वजह से लाचार है, उसकी लाचारी का इस्तेमाल करके ये उनको ट्रैप करते थे। और तीसरा मेथड था नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। वो ऐसे विक्टिम्स को टारगेट करते थे जिनको आगे मॉडल बनना है, जिनका मॉडलिंग का सपना होता था। एंड यूजुअली ये जो थर्ड टैक्टिक था नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ वाला, ये सबसे ज़्यादा जेफरी के न्यूयॉर्क मैंशन पे यूज़ करा जाता था, क्योंकि उसके न्यूयॉर्क मैंशन के आसपास जितनी भी पोटेंशियल विक्टिम्स होती थी उनमें से काफ़ी सारियों को मॉडल बनना होता था। और न्यूयॉर्क में सबको पता था कि जेफरी एप्स्टीन वॉज कनेक्टेड विद विक्टोरिया सीक्रेट। तो न्यूयॉर्क में काफ़ी सारी विक्टिम्स को ये लगता था कि अगर वो जेफरी एप्स्टीन के टच में आ गई तो उनको एक श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू वर्क विद विक्टोरिया सीक्रेट। विक्टिम्स को ये बोला जाता था कि अगर तुम जेफरी के ज़्यादा क्लोज आ जाओगी या उससे बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप कर लोगी तो आगे चल के तुम बहुत बड़ी मॉडल बन सकती हो। ये सब कुछ बोला जाता था विक्टिम्स को। और इसी तरीके से देयर वाज दिस वन गर्ल जिसका नाम था कीकी डो एंड शी वाज जस्ट 19। उसको ये बोला गया था कि शी कुड बी द नेक्स्ट विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल, द बिगेस्ट विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल। और ये बोल के उसे एप्स्टीन के न्यूयॉर्क मैंशन पे बुलाया गया फॉर अ मसाज जॉब। एंड उसी मसाज जॉब के दौरान एप्स्टीन सेक्सुअली जो मैंने अभी मेथड्स बताए उन्हीं को यूज करके विक्टिम्स को एप्स्टीन के पाम बीच मैंशन पे और एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले मैंशन पे बुलाया जाता था, जहां पे जैसे ही लड़कियां मैंशन के अंदर एंटर करती थी मैंशन के दरवाजे बंद हो जाते थे और लड़कियों को एक तरीके से ट्रैप कर लिया जाता था मैंशन के अंदर। और जैसे ही दरवाजे बंद होते थे लड़कियों को अपने सामने जेफरी एप्स्टीन दिखता था, जिसने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ होता था। और जैसे ही विक्टिम्स कमरे के अंदर एंटर करती थी जेफरी एप्स्टीन अपना रोब उतार के सिर्फ अपने अंडरवेयर पे मसाज टेबल पे लेट जाता था। थोड़ी देर बाद एप्स्टीन अपने विक्टिम्स को भी कपड़े उतारने के लिए कहता था एंड उनको कहता था कि तुम भी अपने अंडरवेयर में मेरे को मसाज दो। एंड वो ये भी बोलता था कि इट वुड बी मच बेटर अगर वो विक्टिम एकदम ही, जो लड़कियां थी, जो विक्टिम्स थी, वो ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल हो जाती थी, लेकिन वो डरी हुई होती थी, वो मना नहीं कर पाती थी एप्स्टीन को। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर मना कर दिया तो ना तो मसाज के पैसे मिलेंगे, साथ ही साथ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकल जाएंगी। और उनको कहीं ना कहीं लगता था कि इट्स वेरी पॉसिबल कि बड़ी बड़ी सिटीज में और बड़े बड़े एलीट रिच सर्कल्स में शायद मसाजेस ऐसी दी जाती है। तो वहां पे कंप्लीटली होके वो विक्टिम्स जेफरी को मसाज देती थी। जब जेफरी एप्स्टीन रेगुलर मसाज से बोर हो जाता था तो फिर वो उन लड़कियों को टच करने लगता था। जेफरी उन विक्टिम्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करता था और कभी कभी तो वाइब्रेटर भी यूज करता था। जेफरी एप्स्टीन की हर एक मसाज बेसिकली इजैकुलेशन से एंड होती थी। जब जेफरी की विक्टिम्स अनकंफर्टेबल हो रही होती थी तो वो सीधा ये कहता था कि एलीट सर्कल्स में, रिच सर्कल्स में ऐसे ही मसाज दी जाती है। और खाली जेफरी ये बात नहीं बोलता था, बल्कि मसाज शुरू होने से पहले गिस्लिन मैक्सवेल भी यही बात बोलती थी कि एलीट सर्कल्स में मसाजेस ऐसी ही होती है। उन सारी लड़कियों को झूठ बोला जा रहा था। सेशन खत्म होने के बाद विक्टिम्स को $300 दे दिए जाते थे। इन मसाज सेशंस में जो विक्टिम होती थी वो एप्स्टीन के साथ अकेली नहीं होती थी, बल्कि उस रूम में बहुत सारी और विक्टिम्स खड़ी होती थी इन द अंडरवेयर, जो वहीं पे उन सारी मसाजेस को देख रही होती थी। एंड गिस्लिन मैक्सवेल भी उसी रूम में होती थी, बल्कि गिस्लिन बाकी सारी उन विक्टिम्स को डायरेक्ट करती थी कि उन्हें करना क्या है। और इसके साथ साथ गिस्लिन खुद एक सेपरेट रूम में उन सारे विक्टिम्स को अब्यूज करती थी।
इवन गिज़लेन मैक्सवेल was like Epstein. गिज़लेन मैक्सवेल और एप्स्टीन ये दोनों उन सारी अंडर एज विक्टिम्स को अब्यूज कर रहे थे। इन विक्टिम्स को और ज्यादा कंफर्टेबल फील कराने के लिए इन्हीं विक्टिम्स की फैमिलीज को पैसे दिए जाते थे, उनके घर गिफ्ट्स भेजे जाते थे, और ये जितनी भी विक्टिम्स थी उनको अलग अलग सिटीज में प्राइवेट जेट्स में घुमाया जाता था। जिन अंडर एज लड़कियों के पास पासपोर्ट्स नहीं होते थे उनके पासपोर्ट्स तक बनवाए जाते थे। अब सवाल ये आता है कि इन सारी विक्टिम्स को जब इनके साथ हो चुके थे एप्स्टीन के, तो इसके बाद उन्हें कंफर्टेबल क्यों फील कराया जा रहा था? इन सारी विक्टिम्स को इसलिए कंफर्टेबल फील कराया जाता था जिससे कि इन सारी विक्टिम्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके, which was लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। लेकिन लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड तक पहुंचने का एक तरीका था, which was लोलिता एक्सप्रेस। आई नो थोड़ा फनी नाम है, बट उस प्लेन का नाम लोलिता एक्सप्रेस था। लोलिता एक्सप्रेस एक प्लेन था which was a private Boeing 727 जेट, और इस प्राइवेट जेट को पता है कौन फ्लाई करता था? नादिया मार्सिनकोवा। नादिया की खुद की बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा सैड है क्योंकि वो खुद एप्स्टीन की एक विक्टिम थी पहले। नादिया के डैड ने नादिया को सेल कर दिया था टू जेफरी एप्स्टीन एज अ, एंड एप्स्टीन ने जब नादिया को अच्छे से अब्यूज कर लिया उसके बाद एप्स्टीन पेड फॉर हर एजुकेशन, हर स्कॉलरशिप एंड पूरा जो एविएशन स्टडीज थी एप्स्टीन पेड फॉर हर, उस सब के लिए जेफरी ने ही पैसे दिए थे। जेफरी एप्स्टीन का प्लान ये था कि जब नादिया एक प्रॉपर पायलट बन जाएगी तो वो जेफरी के लिए एक प्राइवेट पायलट की तरह काम कर सकती है, एंड नादिया यही चीज कर रही थी। तुम समझ रहे हो कितनी मेस्ड अप बात है कि नादिया बीइंग अ विक्टिम हरसेल्फ, वो खुद आगे जाके एप्स्टीन के लिए एक रिक्रूटर बन गई थी। तो नादिया जेफरी के प्राइवेट प्लेन में जो लोलिता एक्सप्रेस थी उसके अंदर सारे विक्टिम्स को बैठाती थी और उनको फ्लाई करके लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड तक ले जाती थी। अब जब ये माइनर विक्टिम्स आइलैंड पे पहुंच जाती थी तो इनकी ग्रूमिंग स्टार्ट होती थी जिससे कि ये एक्चुअल में इन्वॉल्व हो सके विद जेफरी एप्स्टीन। मैक्सवेल ही विक्टिम्स की ग्रूमिंग करती थी, एंड पहले तो मैक्सवेल उन सबको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती थी, लेकिन विद टाइम वो धीरे धीरे उन सारे विक्टिम्स की बाउंड्रीज को शिफ्ट करने लगी। मैक्सवेल सारी विक्टिम्स से उनके पास्ट अब्यूजेस के बारे में बात करती थी और जितने में वो इन्वॉल्व हो चुके हैं उनके बारे में बात करती थी। बेसिकली मैक्सवेल सारी विक्टिम्स से सारी बातें करती थी अराउंड, जिससे कि जितनी भी वाली बातें हैं और जितने से वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाए विक्टिम्स के लिए। माइनर लड़कियों की ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए गिज़लेन मैक्सवेल खुद अपने सारे कपड़े उतार के एप्स्टीन के पूल के अंदर जाके बैठ जाती थी टू शो द विक्टिम्स कि कैसे बिहेव करना है और क्या क्या चीजें करनी है। धीरे धीरे करके मैक्सवेल ने सारी विक्टिम्स की सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया था और सारे विक्टिम्स के लिए सारे सेक्सुअल एक्ट्स बहुत नॉर्मलाइज कर दिए थे। मैक्सवेल बल्कि उन सारी विक्टिम्स को ये इंस्ट्रक्ट करती थी कि जेफरी नीड्स टू हैव एटलीस्ट 3 times a day। ये चीज वो माइनर विक्टिम्स को बोलती थी। कैन यू इमेजिन दैट? उन सारी विक्टिम्स को ये सिखाया जाता था कि उनको जेफरी की सारी का ध्यान रखना है, और हर के बाद गिज़लेन मैक्सवेल सारी विक्टिम से पूछती थी कि डिड यू हैव अ ग्रेट टाइम, डिड यू हैव फन। और ग्रूमिंग तो इस स्टेज पे पहुंच गई थी लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पे कि मोस्टली जो विक्टिम्स थी दे वर इन लव विद एप्स्टीन। उन्हें लगता था कि एप्स्टीन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग है, और अगर एप्स्टीन किसी रीजन से खुश नहीं है तो वो सारी की सारी विक्टिम की ही फॉल्ट होगी। ये माइंडसेट था विक्टिम्स का। लेकिन ये जितनी भी ग्रूमिंग हुई थी, ये जितनी भी ट्रेनिंग हुई थी, ये सिर्फ एप्स्टीन के लिए नहीं हुई थी, बल्कि ये उन सारे क्लाइंट्स और उन सारे एप्स्टीन के दोस्तों के लिए हुई थी जो अब लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पे आया करते थे। बेसिकली विक्टिम्स को रिच एंड पावरफुल लोगों को ट्रेड करा जाता था। जितनी भी उस आइलैंड पे विक्टिम्स थी उनमें से एक थी वर्जीनिया, जिसने ये कहा था आई वॉज पास्ड अराउंड लाइक अ प्लेटर ऑफ फ्रूट टू एप्स्टीन्स पावरफुल एसोसिएट्स एंड टेकन अराउंड द वर्ल्ड ऑन प्राइवेट जेट्स। यहाँ तक कि वर्जीनिया ने ये भी बोला कि मार्च 2001 के अराउंड शी वॉज एलिजिडली ट्रैफिक्ड टू प्रिंस एंड्रू, जहाँ पे गिज़लेन मैक्सवेल ने उसको ये इंस्ट्रक्ट करा था कि शी हैड टू डू फॉर एंड्रू व्हाट आई डू फॉर जेफरी। ये चीज मैक्सवेल ने बोली थी। वर्जीनिया इस पूरे केस के सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवर्स में से एक है, क्योंकि वर्जीनिया ने ना ही सिर्फ अपनी कहानी बाहर आके बताई थी, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी दिखाया था कि सिस्टम के अंदर नेग्लिजेंस कितना ज्यादा है। लेकिन सैडली अप्रैल 2025 में वर्जीनिया की डेथ हो गई। ये कहा जा रहा था कि उसने
कर लिया। लेकिन जितने भी वर्जीनिया के दोस्त और फैमिली मेंबर्स थे वो कह रहे थे कि वर्जीनिया ऐसे नहीं कर सकती। वर्जीनिया बहुत स्ट्रांग थी, वो सारे लीगल बैटल्स लड़ रही थी, वो हर चीज संभाल रही थी। तो यहाँ पे एक कंस्पिरेसी थियरी ये भी आती है कि वर्जीनिया नहीं करा था, उसके साथ कुछ हुआ है, उसको शायद किसी और ने मारा है, और अगर किसी और ने मारा है तो उसका रीजन तो तुम समझ ही गए होगे अभी तक। वेल, एप्स्टीन आइलैंड पे ना ही सिर्फ विक्टिम्स को ट्रेड करा जाता था बट उन्हें ट्रैक भी करा जाता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। और एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जितने भी विक्टिम्स की पिक्चर्स हैं उनको देखोगे तो आपको दिखेगा कि हर विक्टिम के हाथ में एक वॉच है, और वो कोई नॉर्मल वॉच नहीं है, बल्कि उस वॉच के अंदर एक ट्रैकर होता था और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता था, जिससे कि जब भी उन विक्टिम्स को बड़े बड़े बिलियनियर्स और पॉलिटिशियंस के पास भेजा जाए तो हमेशा उन पॉलिटिशियंस की सारी बातें रिकॉर्ड करी जा सके और सारे विक्टिम्स को ट्रैक करा जा सके, और उन्हीं सारे रिकॉर्डिंग्स को यूज करके बाद में उन्हीं सारे लोगों को, उन बिलियनियर्स को, पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करा जा सके। जेफरी अपने विक्टिम्स को खुश रखने के लिए ऐसी वॉचेस, फ्लावर्स, विक्टोरिया सीक्रेट की लॉन्जरी एंड $200-300 देता रहता था, और साथ में वो एक बुक भी गिफ्ट करता था जो थी मसाज फॉर डमीज। माइनर विक्टिम्स को फॉरएवर ट्रैप करने के लिए उनको पीडो रिंग में फंसाया जाता था, विच बेसिकली इज अ साइकिल ऑफ अब्यूजिंग माइनर्स, जहां पे पिरामिड ऑफ अब्यूज टैक्टिक का यूज करा जाता था। बेसिकली इसका मतलब ये था कि जितने भी ओल्ड विक्टिम्स थे वो ही नए विक्टिम्स को रिक्रूट करते थे। इनका पूरा ये एक पिरामिड स्कीम चलता था। लेकिन जो ऑलरेडी अब्यूज लड़कियां हैं वो नई लड़कियों को क्यों लाएंगी? जो पुरानी विक्टिम्स होती थी, जो काफी टाइम से आइलैंड पे थी, उनको ये बोला जाता था कि तुम जितनी नई लड़कियों को लाओगी तुम्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, और इसी टैक्टिक के साथ नई नई विक्टिम्स आइलैंड पे आती रहती थी और ये साइकिल चलता रहता था। क्योंकि जो पुरानी विक्टिम्स होती थी वो मोस्टली नई लड़कियों को तब फंसाती थी जब उन्हें लगता था कि वो खुद बच जाएंगी, अपने आप को रिप्लेस कर देंगी किसी और लड़की से, या फिर जब पुरानी विक्टिम्स को ज्यादा पैसे चाहिए होते थे। इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम था, इसके वजह से जो ओल्ड विक्टिम्स थी वो अपने ही क्लासमेट्स को, अपनी ही दोस्तों को इस पीडो रिंग में एंटर करवा रही थी। साथ ही साथ जेफरी एप्स्टीन पता है कहां से अंडर एज लड़कियों को किडनैप करता था? फ्रॉम पुअरर कंट्रीज जैसे टर्की हो गया, द चेक रिपब्लिक हो गया एंड अदर एशियन कंट्रीज। जेफरी एप्स्टीन काफी सारी विक्टिम्स को वहां से किडनैप करके अपने आइलैंड पे लाता था। वो पहले इन किडनैप लड़कियों को खुद अब्यूज करता था और उसके बाद अपने सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। जेफरी के दोस्त भी उसके लिए लड़कियां सप्लाई करते थे, जो कि तुम इस इमेज में देख ही सकते हो। जेफरी के एक फ्रेंड ने उसे 12 साल की लड़कियां भेजी थी फ्रांस से, और उसके बाद जब जेफरी ने उन विक्टिम्स को अब्यूज कर लिया, उनको यूज कर लिया, उसके बाद जेफरी ने उन सारी विक्टिम्स को वापस फ्रांस भेज दी। तुम समझ रहे हो यहाँ पे जो अब्यूज करने का सिस्टम था वो कितना ज्यादा डेवलप हो चुका था कि जेफरी के दोस्त अलग अलग कंट्रीज से विक्टिम्स को सप्लाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं उनको इंसान ही कंसिडर नहीं करा जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन की फर्स्ट विक्टिम कौन थी? अब ये पता करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो सबसे पहली विक्टिम थी जिसने केस फाइल करा था और कंप्लेंट फाइल करी थी, शी वॉज मारिया फार्मर। मारिया फार्मर एक विजुअल आर्टिस्ट थी जिसको जेफरी ने हायर करा था एज एन आर्ट एडवर्टाइजर। जेफरी के साथ रह के मारिया ने ये ऑब्जर्व करा कि जेफरी के अराउंड हमेशा बहुत ज्यादा ग्रुप्स ऑफ यंग गर्ल्स होती थी, यंग गर्ल्स एज एन लाइक अंडर एज गर्ल्स होती थी, एंड गिस्लिन मैक्सवेल हमेशा ड्यूटी पे रहती थी उन सारी लड़कियों को संभालने के लिए। मारिया ने भी नोटिस करा कि एप्स्टीन के प्राइवेट रूम्स में, मतलब उसके बेडरूम्स वगैरह में न्यूड लड़कियों की पिक्चर्स लगी रहती थी, एंड जितने भी बाथरूम्स थे और प्राइवेट एरियाज थे वहां पे हेवी सर्वेलेंस था, कैमरास लगे हुए थे, और जेफरी उन सारे कैमरास को अपने बेडरूम से बैठ के देखता था। मारिया को जेफरी एंड मैक्सवेल ने जेफरी की ओहायो प्रॉपर्टी पे सेक्सुअली अब्यूज करा था, एंड खाली मारिया को ही नहीं बल्कि मारिया के साथ उसकी 16 साल की छोटी बहन एनी फार्मर को भी अब्यूज करा गया था। मारिया फार्मर ने जैसे तैसे करके एप्स्टीन के उस मैंशन से खुद को बाहर निकाला, एस्केप करा और सीधा जाके न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट और FBI के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट फाइल करते हुए मारिया ने सब कुछ बता दिया, लेकिन किसी ने मारिया पे विश्वास ही नहीं करा। किसी ने विश्वास ही नहीं करा कि मारिया सच बोल रही हो सकती है,
किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसके पास एक मैंशन हो जिसके अंदर ऐसे अंडर एज लड़कियां आ रही हो और वो उन सारी अंडर एज लड़कियों को अब्यूज कर रहा हो। कोई बिलीव ही नहीं कर पाया इस बात को और इसी वजह से इस पूरी कंप्लेंट पे कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। लेकिन कोई एक्शन ना लेने का ये भी रीजन हो सकता है कि एप्स्टीन के बहुत सारे कनेक्शंस थे, उसके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, एप्स्टीन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसके पास हर तरीके के लोग थे। तो कहीं ना कहीं मारिया फार्मर की बात को दबा दिया गया था। गिस्लिन मैक्सवेल ने मारिया को डेथ थ्रेट्स तक दिए थे। गिस्लिन ने बेसिकली मारिया को ये बोला था कि अगर मारिया ने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो उसको चुप करा दिया जाएगा, उसको साइलेंस करा दिया जाएगा, उसको जान से मार दिया जाएगा। मैक्सवेल और एप्स्टीन ने तो बल्कि साथ मिलकर मारिया का करियर तक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। जिस कंपनी में मारिया काम करती थी उससे लिंक्ड जितने भी पावरफुल लोग थे उन सबको मैक्सवेल और एप्स्टीन ने फोन मिला मिला के बोला है कि हमें मारिया का करियर खत्म चाहिए। मारिया ने बल्कि एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आई वाज सो टेरिफाइड ऑफ मैक्सवेल एंड एप्स्टीन दैट आई मूव्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स टू ट्राई टू हाइड फ्रॉम देम। So I've never met a more predatory, terrifying human being in my entire life, and neither had Virginia Giuffre, and neither has Annie or Anushka or many girls like Shantae Davies. There's hundreds of us that were preyed upon by Ghislaine Maxwell. She's a very dangerous person and she threatened my life on many occasions. I've had to move and be in hiding because of this predatory child predator and just victim predator. And end में आके ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर एंड डेथ थ्रेट्स मारिया ने अपना नाम बदल लिया और वो न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना शिफ्ट हो गई। जेफरी एप्स्टीन के पास इतना पैसा था कि वो किसी भी अल्ट्रा एक्सपेंसिव सेक्स वर्कर को, मॉडल को हायर कर सकता था फॉर हिज सेक्सुअल डिजायर्स। लेकिन एप्स्टीन ने ये नहीं करा, बल्कि उसने जानबूझ के वल्नरेबल और इमोशनली डिपेंडेंट लड़कियों को अपना विक्टिम बनाया, उन लड़कियों को जो माइनर्स थे, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन वाज अ फकिंग मॉन्स्टर। और मेन चीज ये है कि अगर 1996 में मारिया फार्मर की कंप्लेन को अगर एक बार भी सीरियसली ले लिया गया होता तो जितनी सारी अंडर एज विक्टिम्स थी जिनको एप्स्टीन ने अब्यूज करा था वो शायद बच जाती, उनको लाइफ टाइम ट्रॉमा नहीं फेस करना पड़ता अगर सिर्फ एक इंसान ने भी मारिया फार्मर की कंप्लेंट को सीरियसली लिया होता। लेकिन ये कहानी सिर्फ अब्यूज तक खत्म नहीं होती है। आइलैंड पे सिर्फ अब्यूज नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा अबाउट द रिचुअल्स जो जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे होते थे और इन रिचुअल्स के अंदर ये सारी माइनर विक्टिम्स इन्वॉल्व थी और जो ये सैटानिक रिचुअल्स करे जा रहे थे उस आइलैंड पे, इनके बारे में सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और तुम्हें कहीं ना कहीं यकीन हो जाएगा कि हम अभी कलयुग में ही जी रहे हैं और तुम ये मान जाओगे कि हम शैतानों के साथ इसी धरती पे रह रहे हैं। जिन रिचुअल्स की मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा मैंने रियलाइज करा कि मैंने इससे ज्यादा डार्क बात नहीं सुनी है, इससे ज्यादा स्कैरी बात नहीं सुनी है।